आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8, हमारे अतीत, भाग 1, अध्याय 2 का आज अपन अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में न रह सकी। अपन सब इतिहास पहले से पढ़ते आए हैं। मुगल और आखिरी बादशाह औरंगजेब थे, जिनका 1707 में देहांत हो गया था। उनके बाद छोटी छोटी जो रियासतें हैं वो अपनी ताकत दिखाने लगी और दिल्ली वो अधिक दिनों तक केंद्र के रूप में या राजधानी के रूप में वह न रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन उनका राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर ये कैसे हुआ कि अंग्रेज़ व्यापार के माध्यम से भारत आए, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने एक भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर अपना अधिकार है वो जमा लिया। कई वर्षों तक यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया। ये सब कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ, इसकी जानकारी आज अपन इस अध्याय में करेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक इजाज़तनामा को, चार्टर को या स्वीकृति को जो हासिल किया था, उसमें ये उल्लेख किया गया था कि कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार है और इस कंपनी के साथ और किसी अन्य कंपनी को है वो व्यापार करने का यहाँ अधिकार नहीं था या इजाज़त नहीं थी। और ये कंपनी है जो पूर्वी इलाकों में जाकर के व्यापार कर सकती है और वहाँ से सस्ता सामान खरीद करके और यूरोप के देशों में ऊंची कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा है वो कमा सकती है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। यह तो अपन सभी जानते हैं कि उस चार्टर या इजाज़तनामे में भी ये उल्लेख किया गया था कि प्रतिस्पर्धा का ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। और जैसे ही उस कंपनी ने व्यापार करना प्रारंभ किया तब से लेकर के और अधिक से अधिक मुनाफा कमाए, सस्ती चीज़ें खरीद कर अधिक कीमत में बेचकर वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकती थी, क्योंकि कंपनी को अपनी अन्य कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने का कोई भय नहीं था। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पर करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने के इस समय
समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यानी अब धीरे धीरे पहले पुर्तगाली जो 1498 में समुद्री मार्ग का पता लगा चुके थे, और उसके बाद में डच और उसके बाद में फ्रांसीसी भी धीरे धीरे वो समुद्र के मार्ग से वह हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे कंपनी को है वो प्रतिस्पर्धा का भय है वो सताने लगा था। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने व्यवहारिक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों को कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे, लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस समस्या और अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के परिणाम से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया और इससे बंगाल में राजस्व वसूल बहुत कम हुआ। यानी जब शुरुआत में जब कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन अब निजी अफसर वो भी शुल्क देने से मना करने लगे, जिससे बंगाल में जो राजस्व वसूल वो बहुत ही कम होने लगी। कक्षा कार्य में देखिए 4 प्रश्न बनते हैं आपके। कौन सा पुर्तगाली यात्री 1458 में भारत आया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाज़तनामा किससे हासिल किया? तीसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर की शर्तें क्या थी? और चौथा प्रश्न, यूरोप के बाज़ार में भारत से निर्मित किन वस्तुओं की अधिक मांग थी? गृह कार्य में देखिए पहला प्रश्न है, कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होने के क्या परिणाम निकले? दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ आरंभ हुई? तीसरा प्रश्न बनता है, कंपनी ने औरंगजेब को कैसा फरमान जारी करने के लिए तैयार किया? चौथा और अंतिम प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था?